नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि मित्रों हम लोग यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं और इसके लिए हम लोगों ने विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व किए हैं। तो इसी सीरीज़ में हम लोग आज दृष्टि आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 17 सॉल्व करेंगे। कल हम लोगों ने मॉडल टेस्ट संख्या 16 देखा था और इसके साथ ही शीघ्र ही हम लोग दृष्टि आईएएस संस्थान के सीसेट के पेपरों को भी सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ करंट अफेयर से जुड़ी हुई आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाओं को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ओके। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तुलना में इस द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या अधिक है। ओके। यह तमिलनाडु के तट से लगभग 300 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तो देखते हैं यहाँ पर जो स्टेटमेंट पहला किया जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा, ये जो बात है ये बिल्कुल सही है। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तुलना में इसमें ज़्यादा द्वीप हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या है 572। कितनी है? 572। और जबकि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या है ओनली 3। कितनी है लक्षद्वीप में? 3। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हुआ? गलत हुआ। इसके बाद अगर हम देखते हैं, यह तमिलनाडु के लगभग 300 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये समझ लो, ये तमिलनाडु में नहीं है, ये केरल में है और इसकी लगभग जो दूरी है वो 400 किलोमीटर की है। कितनी है? 400 किलोमीटर के लगभग है। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन केरल के पूरब में नहीं, कहाँ पर है? पश्चिम में है। कहाँ पर है मित्रों? पश्चिम में है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो कौन सा स्टेटमेंट केवल एक सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नोया, दाहिंग, संकोस, मानस, सुबनसिरी उपरोक्त में से कितनी ब्रह्मपुत्र नदी की उत्तरी तट की सहायक नदियाँ नहीं हैं? तो जरा देखते हैं कौन कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ नहीं हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ सुबनसिरी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मानस भी है और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी संकोस भी है। ठीक है। नोआ दोहिंग जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। नोआ दोहिंग जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी तट की सहायक नदी नहीं है? ये दक्षिणी तट की सहायक नदी है। बाकी सारी की सारी उत्तरी तट की हैं। ये जो है आपकी दक्षिणी तट की सहायक नदी है। यहाँ पर ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट प्रवाह समताप मंडल की ऊपरी परतों में लंबवत रूप से प्रवाहित होने वाली भूनिक्षेपी पवन है। जेट प्रवाह वहाँ उत्पन्न होते हैं जहाँ अलग अलग तापमान की वायु राशियाँ एकत्र होती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना 1 और ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो यहाँ पर जेट प्रवाह समताप मंडल के ऊपरी परतों के लंबवत प्रवाहित होने वाली भूनिक्षेपी पवन है। तो यहाँ पर यदि हम जेट प्रवाह के बारे में बताएं तो जेट प्रवाह जो है वो भूनिक्षेपी पवन तो है, ये बात तो सही है। यहाँ पर ये बात क्या है? सही है। लेकिन जो ये बात कह रहे हैं ये समताप मंडल में, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये कहाँ पर है? ये क्षोभ मंडल में चलने वाली भूनिक्षेपी पवन है, जो क्षोभ मंडल में
20,000 से 50,000 फीट की ऊंचाई पर प्रवाहित होती है। दूसरा पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। जेट प्रवाह उत्पन्न होते हैं वहाँ अलग अलग तापमान की वायु राशियाँ एकत्र होती हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या है, यह भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो, अतः इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं जो मृदा को ह्यूमस तथा पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्रदान करते हैं। यह किस प्रकार की मृदा है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जो ये मृदा की बारे में बताया गया है वो मृदा जो है आपकी लैटराइट मृदा है या वन मृदा है या पिटमय मृदा है या जलोढ़ मृदा है। तो मित्रों वो मृदा है आपकी पिटमय मृदा। कौन सी मृदा है, पिटमय मृदा, जो कि कहाँ पर पाई जाती है? अगर हम इस पे बात करें तो ये बिहार में पाई जाएगी, उड़ीसा में पाई जाएगी, उत्तराखंड के उत्तरी भागों में पाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु में पाई जाएगी, ठीक है। तो ये हुए 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कह रहा है 5, उसे देखते हैं। युति व्युति या सिगजी के दौरान चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वीय बल तीव्र हो जाता है जिससे ज्वारीय बल में वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में निम्नलिखित में कौन सा ज्वार देखा जा सकता है? ऑप्शन ए लघु अथवा निम्न ज्वार, ऑप्शन बी दीर्घ अथवा उच्च ज्वार, ऑप्शन सी ज्वारीय बाढ़ या ऑप्शन डी ज्वार भाटा। तो सिगजी के समय क्या होता है, दीर्घ अथवा उच्च ज्वार देखा जाता है, क्योंकि इस समय अधिकतम समय जो होता है ऐसी स्थिति अमावस्या और पूर्णिमा में होती है, युति व्युति होती है, यानी पृथ्वी के साथ सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैलापागोस द्वीप अटलांटिक महासागर में स्थित है। भूमध्य रेखा कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर से होकर गुजरती है। कोलंबिया अपनी सीमा प्रशांत और अटलांटिक दोनों महासागरों से साझा करता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से कथन सही हैं, गैलापागोस द्वीप अटलांटिक महासागर में है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि गैलापागोस जो है द्वीप समूह वो अटलांटिक महासागर में न होकर किस महासागर में है मित्रों? ये है आपका प्रशांत महासागर में। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। भूमध्य रेखा कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर से होकर गुजरती है, ये बात बिल्कुल सही है। कोलंबिया अपनी सीमा प्रशांत और अटलांटिक दोनों महासागरों से साझा करती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी कितने स्टेटमेंट सही हैं यहाँ पर? 2 स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, उसे देखते हैं हम लोग। दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में पाए जाने वाले फनजेडा प्रसिद्ध हैं। नंबर ए कॉफ़ी उत्पादन के लिए, बी गन्ने की कृषि के लिए, सी पशुपालन के लिए और डी रबर उत्पादन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के जो क्षेत्र फनजेडा प्रसिद्ध हैं, इसके बारे में यदि हम बात करें तो फनजेडा जो हैं वो आपके ब्राज़ील के बहुत बड़े बाग के रूप में जाने जाते हैं और ये बाग कैरेबियाई और संयुक्त राज्य अमेरिका के उन बागानों के समतुल्य हैं जो दास बागानी का कार्य करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर बागानी खेती के अगर ऑप्शन में जाएंगे तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो बागानी खेती का ऑप्शन होगा कॉफ़ी उत्पादन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, उसे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। असंबद्धता जिनके मध्य विद्यमान है और कौन सा इसमें सुमेलित है ये बताना है। तो सबसे पहले है मोहरविक असंबद्धता। तो मोहरविक असंबद्धता जो है वो आपकी मिस्टर और
किसके बीच है, ये बता रहे हैं भू प्रॉपर्टी और मेंटल के बीच, जबकि मोह असंबद्धता आपकी दोनों मेंटलों के बीच स्थित है। कहां पर स्थित है, दोनों ठीक है, भू प्रॉपर्टी और मेंटल के मध्य जो असंबद्धता है वो मोहसेविक असंबद्धता है, यानी ठीक है। लेहमैन असंबद्धता के बारे में यदि हम बात करें तो लेहमैन असंबद्धता जो है वो बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के मध्य है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं मेंटल और बाह्य क्रोड, ये बिल्कुल गलत है। गुटेनबर्ग की अगर हम बात करें यहाँ पे तो गुटेनबर्ग मेंटल और क्रोड के बीच है, तो ये यहाँ पर थी, तो और ये मेंटल और क्रोड के बीच थी, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ये दोनों के दोनों ऑप्शन गलत हैं। कॉनरॉइड के बारे में बात करें तो कॉनरॉइड के बारे में बात करते हैं ऊपरी और निचली मेंटल में यहाँ पे बताया गया है, जबकि कॉनरॉइड असंबद्धता जो है वो भू प्रॉपर्टी की ऊपरी परत और निचली परत के बीच है। ये भी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो कौन सा सही हुआ, केवल एक ऑप्शन यहाँ पर सही हुआ, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, उसे समझते हैं। सौर महासूर्यातप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, एक ही अक्षांश पर महाद्वीपीय भाग की तुलना में महासागरीय भाग पर अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। 2, भूमध्य रेखा पर उष्णकटिबंधीय की तुलना में कम सूर्यातप प्राप्त होता है। 3, पृथ्वी इसकी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर बताना है उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो देखते हैं, एक ही अक्षांश पर महाद्वीपीय भाग की तुलना में महासागरीय भाग में अधिक सूर्यातप होता है, ये बिल्कुल गलत है। जस्ट इसका अपोजिट होता है, महाद्वीप में अलग होता है, महासागर में कम होता है। भूमध्य रेखा पर उष्णकटिबंधीय की तुलना में सूर्यातप कम होता है, ये बात बिल्कुल सही है। पृथ्वी की इसकी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती हैं, ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट सही हैं, जबकि एक स्टेटमेंट आपका गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, इसे देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सामान्य वर्ष में बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सामान्यतः वर्ष का सबसे बड़ा दिन कब होता है? दिसंबर माह के दूसरे भाग में, दिसंबर माह के पहले भाग में, जनवरी माह के दूसरे भाग में, या जनवरी माह के पहले भाग में। तो यहाँ पर यदि हम सामान्य वर्ष के बारे में बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 25 दिसंबर को होता है, जो कब पड़ेगा, दिसंबर माह के दूसरे पखवाड़े में, यानी अंतिम सप्ताह में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, इसे देखते हैं। भारत में तंबाकू बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में नंबर 1, तंबाकू बोर्ड एक संवैधानिक निकाय है। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबद्ध एक निकाय नियामक संस्था है। तंबाकू बोर्ड का कार्यालय गुंटूर में है। भारत विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने कथन सही हैं, तो सबसे पहला कथन अगर हम देखते हैं, तंबाकू बोर्ड एक सांविधिक निकाय है, ये बात बिल्कुल सही है। नंबर दूसरा स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं, यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन है, तो यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन नहीं बल्कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है? कॉमर्शियल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन है, यानी ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर में है, यानी आंध्र प्रदेश, ये बिल्कुल सही है। भारत विश्व का तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बात यहाँ पर अगर हम सबसे बड़े उत्पादक के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा उत्पादक मित्रों विश्व में कौन है? चीन है। और जबकि भारत की स्थिति कौन से नंबर पर है? 2nd नंबर पर है, यानी यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? 2 ऑप्शन सही है हमारे, पहला और दूसरा, यानी पहला और 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या कह रहा है 12, उसे समझते हैं।
निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, रूस, जर्मनी, भारत, जापान। उपरोक्त में से कितने देश 4 देशों के समूह G4 का हिस्सा हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें G4 यानी G4 ग्रुप 4 देश कौन कौन से हैं? तो G4 देश हैं हमारे इंडिया, जापान, ब्राज़ील और आपका जर्मनी। कौन सा है? जर्मनी। तो यहाँ पर कौन सा देश नहीं है? रूस नहीं है, और रूस की जगह कौन सा देश है मित्रों? ब्राज़ील रूस की जगह है G4 में। तो कितने हैं? यानी 3 देश यहाँ पर शामिल हैं G4 में। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? गलील सागर, सी ऑफ गलील, पूर्णतः इजराइल में स्थित एक ताजे जल की झील है। 2, जॉर्डन नदी का उद्गम हरमन पर्वत के ढलान पर होता है और यह मृत सागर में जल विसर्जित करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो उपरोक्त कथनों में से यदि हम बात करें तो ये दोनों के दोनों कथन हमारे क्या हैं? सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। मरमंस्क पत्तन निम्नलिखित में से किस सागर के निकट स्थित है? ए, बेरेंटस सागर, बी, कारा सागर, सी, उत्तरी सागर और डी, श्वेत सागर। श्वेत सागर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर मरमंस्क पत्तन बेरेंटस सागर के में स्थित है, निकट स्थित है। ठीक है, और ये वाणिज्य पत्तन के तौर पे जाना जाता है, कोला घाटी के पूरब में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15? इसे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है डार्क शिपिंग पद सर्वोत्तम संदर्भित करता है डार्क शिपिंग का। सीमा शुल्क विनियमों को बचने के लिए नौवहन यानी शिपिंग संबंधी सूचना देते वक्त कार्गो संबंधी जानकारी गुप्त रखने की प्रथा है डार्क शिपिंग। नंबर बी, स्थापित समुद्री प्रोटोकॉल का पालन किया बिना स्वेच्छा से अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में नौकायन करना है डार्क शिपिंग। नंबर सी, जहाज़ों द्वारा अपने आसपास के वातावरण में घुलने मिलने के लिए उन्नत छद्म तकनीकों का प्रयोग करना है डार्क शिपिंग। ऑप्शन डी, ऐसी स्थिति जिसमें गुप्त तरीके से नौवहन दौरान जहाज़ों को स्वचालित पहचान प्रणाली AIS को निगरानी से बचने के लिए उद्देश्य से बंद किया जाता है। तो यहाँ पे डार्क शिपिंग का ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या कह रहा है? निम्न पर विचार कीजिए। फ्रांस, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशल्स, भारत और मालदीव उपरोक्त देशों में से कितने महासागर आयोग और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन दोनों का हिस्सा हैं? केवल 3, केवल 4, केवल 5, सभी 6। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा हिस्सा है इसमें, इस पर जरा देखते हैं। तो उपरोक्त देशों में कितने हिंद महासागर आयोग और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन दोनों का हिस्सा है? तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से हिंद महासागर और रिम एसोसिएशन के हैं। तो यदि हम यहाँ पे बात करें हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, हिंद महासागर से लगे हुए सीमा पर जो देश हैं वो आते हैं, जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, तो आपके ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कॉस्मोरस, फ्रांस और मॉरिशस। तो यहाँ पर आप देखते हैं फ्रांस और मॉरिशस दिया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं IOC के, तो IOC के देखें तो यहाँ पर भारत IOC का सदस्य और हिंद महासागर का सदस्य है। ठीक है, तो यहीं पर अगर हम देखते हैं एक और कौन सा देश है, तो यहाँ पर सेशल्स एक देश और है जो दोनों का मेंबर है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। कौन से पर? क्वेश्चन नंबर 17 पर देखते हैं क्या है 17।
तिब्बत के पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संवहन धारा के निर्माण में सहायक होता है जो कि अंततः मास्कारेन उच्च को सुदृढ़ करती है। इस पठार के अत्यधिक गर्म होने से भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के परिमाण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह ठंडी शुष्क साइबेरियाई पवनों को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक पहुंचने से रोकने का कार्य करता है। तिब्बत के पठार का ताप जितना अधिक होगा, उष्णकटिबंधीय जू पूर्वी जेट धारा का विस्तार उतना ही अधिक होगा। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 4, 3 और ऑप्शन डी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से कथन यहाँ पर सही हैं, तो देखते हैं। संवहन धारा का निर्माण सहायक होता है जो कि अंततः मास्केन उच्च सुदृढ़ करता है, ये कथन बिल्कुल सही है। इस पठार में अत्यधिक गर्म होने से भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून पर नकारात्मक, ये बात बिल्कुल गलत है, ये गर्म नहीं, ये ठंडा है। ऑप्शन 3 देखते हैं। ठंडी शुष्क साइबेरियाई पवनें उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचने से रोकने का कार्य करती हैं, ये बिल्कुल बात सही है। तिब्बत के पठार का ताप जितना अधिक होगा, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट की धारा का विस्तार होगा, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर सॉरी, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, इसे देखते हैं। निम्न पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा भारत में खरीफ फसलों के विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन 2 यह चक्रवाती गतिविधियों हैं जिनका परिचालन भूमध्य सागर से और भारतीय उपमहाद्वीप की ओर होता है। 3 पश्चिमी विक्षोभ पहले से तो 18 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और उसमें क्या सही है इसको देखना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्या बताया गया है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा भारत में खरीफ फसलों के लिए आवश्यक है, ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल कथन बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत बात है, सॉरी, ठीक है, आवश्यक नहीं है इतना पश्चिमी विक्षोभ से। और दूसरा कथन क्या कह रहा है, यह चक्रवाती गतिविधियों और उनका परिचालन भूमध्य सागर के उपमहाद्वीप की ओर होता है, ये बात बिल्कुल सही है। पश्चिमी विक्षोभ से पहले वायु ऊष्म और आर्द्र होती है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। ऑल नीनो वर्षों के दौरान पश्चिम सामान्यतः कमज़ोर होता है, ये बात गलत है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो बी ऑप्शन हमारा कथन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोलार्ध में ग्रीष्म माह के दौरान ओजोन छिद्र की मोटाई सर्वाधिक होती है, बिल्कुल सही है। ओजोन परत की मोटाई ध्रुवीय समतापीय मंडल मेघों के निर्माण के परिमाण के प्रमानुपाती होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर जो दोनों कथन हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड हैं और व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या है 20 पर, जरा देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पाला आर्द्र भूमि, ठीक है, निम्नलिखित क्वेश्चनों पर विचार कीजिए। पाला आर्द्र भूमि, रुद्रसागर झील, लोकटक झील और दोपार बेल मेघालय निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं हैं। तो यहाँ पर बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये जो चारों दिए गए हैं ये चारों सुमेलित नहीं हैं। और अगर इनका हम सुमेलित का सही क्रम देखें तो जो पाला आर्द्र भूमि है वो आपकी मेघालय में पड़ती है। रुद्रसागर के बारे में बात करें तो ये आपका त्रिपुरा में पड़ता है। लोकाटक के बारे में बात करें मणिपुर में होगा और दीपोर झील के बारे में बात करें तो असम में होगी। तो ये चारों सुमेलित नहीं हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्या कह रहा है 21, उसे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, पारादीप, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मर्मोगया, कोच्चि उपरोक्त भारतीय पत्तनों की अवस्थिति संदर्भ में उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ आना है, नॉर्थ टू साउथ। ये अगर हम देखें पारादीप उड़ीसा में है, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में है, मार्मोगोआ गोवा में है, कोच्चि केरल में है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जो क्रम है वो बिल्कुल सही क्रम ही मुझे नज़र आ रहा है, 1 2 3 4, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है 22? हाल ही में एक व्यक्ति एक्स अपने परिवार के साथ ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए गया। यह मंदिर एक विशाल नदी पर स्थित है। यदि व्यक्ति एक्स जिज्ञासावश नदी के उद्गम स्थल की से लेकर उसके मुहाने तक की यात्रा करते हैं तो यह माना जाए कि इस दौरान कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नहीं की है, तो वह अपनी यात्रा में उद्गम और गंतव्य सहित के दौरान न्यूनतम कितने राज्यों से होकर गुजरेगा। तो ये जो बात की गई है ये मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के बारे में बात की गई है और ये एक ही राज्य से होकर गुजरेगा और ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है 23? अरे थोड़ी सॉरी देखते हैं इसका। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं कौन से राज्यों से होकर गुजरी है, तो ये बात तो की गई थी नर्मदा नदी से। नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है और अंकलेश्वर से लेकर अमरकंटक तक जाने में वो कितने राज्यों से होकर गुजरेगी, तो वो 3 राज्यों से होकर गुजरेगी, यानी गुजरात, ठीक है, और महाराष्ट्र, ठीक है, और मध्य प्रदेश, यानी 3 राज्य। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है 23। निम्न समुद्र की सतह के ऊपर उच्च ऊर्ध्वाधर पवन अपरूपण भूमध्य रेखा के निकट 0 से 10 डिग्री अक्षांश। ऑप्शन 3 वायुमंडल के ऊपरी भाग के प्रति चक्रवाती स्थितियां, हिमांक के लगभग, समुद्र का पृष्ठीय तापमान। उपरोक्त स्थितियों में से कितनी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण के योगदान देंगी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त स्थितियों में जो चक्रवातों के प्रति योगदान देंगी तो वो हैं कौन कौन सी स्थितियाँ, उस पर ज़रा ध्यान देते हैं। तो समुद्र सतह से उच्च ऊर्ध्वाधर पवन अपरूपण ये नहीं देगी, भूमध्य रेखा के 0 से 10 नहीं चक्रवात आते हैं, ऊपरी भाग में प्रति चक्रवात की स्थितियाँ ये देगी और हिमांक भी नहीं देगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है 20? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कह रहा है 24, उसे समझते हैं। 24 पूर्वी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। पूर्वी पहाड़ियाँ यानी पूर्वी घाट, यानी ये आपका घाट जो है ये पूर्वी घाट है। अब इसमें आपको क्या करना है, उत्तर से यानी नॉर्थ टू साउथ इसे शिफ्ट करना है। पालनी, जावदी, पालकोंडा, नालामल्ला और नागरी की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पूर्वी पहाड़ियों में तो सबसे पहले नालामल्ला की पहाड़ियाँ मिलेंगी आपको कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर मिलेंगी, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 2 ऑप्शनों में आंध्र प्रदेश पहले आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद पालकोंडा की पहाड़ियाँ मिलेंगी आपको, कहाँ की मिलेंगी, पालकोंडा की पहाड़ियाँ, यानी दूसरे नंबर पर पालकोंडा, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी अगर हम क्रम देखें तो नालामल्ला, पालकोंडा, उसके बाद नागरी और उसके बाद आपकी पहाड़ी बनेगी जावादी और उसके सबसे बाद में पालनी की पहाड़ियाँ, ठीक है, सबसे बाद में पालनी की पहाड़ियाँ। तो ये ऑप्शन हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्या कह रहा है 25, उसे समझते हैं हम लोग। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी प्रत्यक्ष तौर पर गंगा नदी की सहायक नहीं है। गोमती, चंबल, सोन और पुनपुन। तो कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो चंबल नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है, गंगा की नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। भारत में जलोढ़ संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में जलोढ़ मृदा केवल सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें पोटास तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन फास्फोरस की मात्रा कम होती है। बृहद मैदानी क्षेत्रों में इसकी संरचना अत्यधिक समरूप है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, तो जरा देखते हैं उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। 1, 2, 3 और 4, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर हम जरा देखें कौन सी बात सही होगी। तो भारत में जलोढ़ मृदा में केवल गंगा और सिंधु के मैदानों में पाई जाती है, ये बात बिल्कुल गलत है। जलोढ़ मृदा गंगा और सिंधु के अलावा भी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम स्टेटमेंट देखें
क्या है, इसमें पोटास की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। बृहद मैदानी क्षेत्रों में इसकी संरचना अत्यधिक समरूप है, नहीं, इसमें समरूपता कतई नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन जौन सा सही होगा वो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, भू आकृतियाँ जिससे ये संबंधित हैं, लेपीज, भूजल, फ्योर्ड, ड्रमलिन, सर्क। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर जो लेपीज है वो किस तरह से आकृति बनती है इसके बारे में बात की गई है। तो लेपीज जो है वो भूजल से ही बनती है, चूना पत्थर की आकृतियों से लेपीज बनता है, ये सही सुमेलित है। फियोर्ड के बारे में बात करें तो फियोर्ड यू आकार या वी आकार की हिमाच्छादित घाटियाँ होती हैं, यानी हिमानी द्वारा बनती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। ड्रमलिन की अगर हम बारे में बात करें तो ड्रमलिन जो होती हैं हिमनद मृत्तिका की अंडाकार आकृतियाँ होती हैं, कटक नुमा होती हैं, यानी ये हिमानी के द्वारा बनती हैं। और यदि हम सर्ग की बारे में बात करें तो सर्ग जो होता है वो हिमानी द्वारा ही बनता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा, जो सही बनेंगे वो केवल दो सही बनेंगे और ये दोनों क्या होंगे, गलत होंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 1 और 2, यानी 2 बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बाह्य क्रोड की अवस्था में जबकि आंतरिक क्रोड में अर्धविगलित अवस्था में है, ओके। स्थल मंडल भू प्रॉपर्टी में सबसे ऊपरी परत पर स्थित है, ओके। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है इसके बारे में बताना है। तो बाह्य क्रोड अवस्था में जबकि आंतरिक क्रोड अर्धविगलित अवस्था में, बिल्कुल गलत। समताल मंडल भू में सबसे ऊपरी नहीं, सबसे बाह्य परत पर स्थित है, ये भी गलत, यानी दोनों ऑप्शन गलत होंगे, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्या कह रहा है 29, ऊपर अपसारी परिसीमा सामान्यतः उथले भूकंप क्षेत्रों में जलवायु ज्वालामुखीय तप्त स्थलों से संबंधित है, ये कथन मित्रों बिल्कुल सही है। अभिसरण परिसीमा सामान्यतः गहरे भूकंप क्षेत्रों में ज्वालामुखी प्रस्फुटन से संबंधित है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, पूर्णतः सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट पूर्णतः सही हैं। आगे देखते हैं ऑप्शन में क्या किया जा रहा है और क्या कह रहा है। और तीसरा है क्या, रूपांतर परिसीमा सामान्यतः किसी भी ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियों में नहीं होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें रूपांतर परिसीमा के बारे में जो ये स्टेटमेंट कहा गया है ये गलत है। तो यहाँ पर कितने ऑप्शन सही होंगे, यहाँ पर 2 बातें सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, सागरीय तल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य महासागरीय कटक के समीप चट्टानें सबसे नवीनतम हैं। महासागरीय परपटी महाद्वीपीय परपटी से भी पुरानी है। गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर और अधिक मध्य महासागरीय कटक क्षेत्रों में भूकंप के केंद्र उथली गहराई में होते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। मध्य महासागरीय कटक समीप चट्टानें सबसे नवीनतम होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। महासागरीय परपटी महाद्वीपीय परपटी से भी पुरानी, ये बात गलत है, सॉरी। और महासागरीय परपटी महाद्वीपीय परपटी से पुरानी है, ये बात बिल्कुल सही, सॉरी, यहाँ पर ये बात सही है और ये बात क्या है, गलत है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं गहरी खाइयों में उद्गम गहराई पर और अधिक महासागरीय कटक में, ये दोनों सही हैं। तो कितनी बातें सही हैं, 2 बातें सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। भूमि पर सागर तक महासागरीय तल विन्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उबार, वितलीय मैदान। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय उबार, महाद्वीपीय ढाल और वितलीय मैदान। तो यहाँ पर यदि हम देखें
कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन वह तत्व है जो पृथ्वी की भूप्रपटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 2, पृथ्वी की भूप्रपटी का आधा भाग फेल्ड्स्पार खनिज से बना है। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ऑक्सीजन तत्व है जो पृथ्वी की भूप्रपटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्या कह रहा है 33? वर्षा जल, लहरें, हिमनद और भूजल उपरोक्त में से भू आकृति के कारक, ये सारे के सारे भू आकृति के कारक हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्या कह रहा है 34? उसे देखते हैं। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार और बताइए हमको। इसका उद्गम तिब्बती क्षेत्र के भोकरछू समीपवर्ती हिमनद से होता है। यह जम्मू कश्मीर गिलगित के पास महाखड्ड का निर्माण करती है। इसके दाहिने किनारे से जुड़ने वाली सहायक नदियां झेलम, चिनाब और ब्यास हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं? ठीक है, इसका उद्गम तिब्बती के भूकर समीपवर्ती हिमनद से है, ये बात बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर में गिलगित के पास महाखड्ड का निर्माण होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके दाहिने किनारे से जुड़ने वाली सहायक नदियाँ झेलम और चिनाब हैं, तो इसके दाहिने तट से नहीं, झेलम और चिनाब इसके बाएं तट से जुड़ने वाली नदियाँ हैं। कितनों से? बाएं तट से। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो कितने गलत हैं? केवल एक गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। जुआरी, मांडवी, भरतपुजा, पेरियार उपरोक्त में से कितनी नदियाँ गोवा राज्य से होकर गुजरती हैं? तो गोवा राज्य से कौन कौन सी नदियां होकर गुजरती हैं, इस पर अगर हम देखें तो गोवा राज्य से होकर गुजरने वाली जो नदियां हैं वो मांडवी है और जुआरी है। कौन सी है? मांडवी और जुआरी। पेरियार और भरतपुजा ये गोवा से नहीं गुजरती हैं, ये केरल में है, और पेरियार भी आपकी केरल में है। ठीक है, तो ये दोनों नहीं हैं, केवल दो हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। कौन सा क्वेश्चन है? 36 पर। क्या है 36? उसे देखते हैं। पौधे वर्ष में अधिकांश समय पत्तियां हर रहित होते हैं। पाई जाने वाली महत्वपूर्ण प्रजातियां सेमुल, कुसुम, आंवला और महुआ हैं। उन क्षेत्रों में होते हैं जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? पौधे अधिकांश समय पत्ती रहित होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। पाई जाने वाली महत्वपूर्ण प्रजातियां, ये बात बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर वर्षा 3 होती है, ये भी बात सही है। यानी 2 स्टेटमेंट सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्या है 37? उसे देखते हैं। तटीय मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है उसे देखते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान एक उभरता हुआ तटीय मैदान है। पश्चिम तटीय मैदान बीच में संकीर्ण है और उत्तर में और दक्षिण की ओर चौड़े होते जाते हैं। पश्चिमी तटीय मैदानों से प्रवाहित होने वाली नदियां कई डेल्टा अधिकतर नहीं बनाती। पूर्वीय तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो पश्चिमी तटीय मैदान उभरता हुआ तटीय मैदान है, ये बात बिल्कुल गलत है, वो ऑलरेडी बना हुआ मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान बीच में संकीर्ण और उत्तर और दक्षिण में चौड़ा होता जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। पश्चिम तटीय मैदानों से प्रवाहित होने वाली नदियाँ कोई डेल्टा अधिकतर नहीं बनाती हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। पूर्व तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान है, ये नहीं, पूर्व तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान नहीं है, तभी वहाँ पर बंदरगाह कम है। और देखते हैं क्या इसमें पूछा गया है, तो 2 और 3 सही निकले हैं हमारे। तो कितने ऑप्शन सही हैं? बी ऑप्शन सही होगा, 2 और 3 हमारे सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। और क्या कह रहा है 38? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सुबनसिरी, कामेंग, टीला, सेती, लोहित उपरोक्त में से कितनी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं? इतने में से कितनी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, जरा इसे देखना है। तो यहाँ पर यदि हम ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में बात करें, सिमांग और देहांग ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं।
ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। और अगर हम बाएं तट पर जाएं तो बूढ़ी दिहांग और धनसरी, ठीक है, ये हैं। सुबनसिरी, कामेंग, मानस, सुबनसिरी, कामेंग ये है, ठीक है। लोहित इसकी सहायक नदी है, लोहित इसकी सहायक नदी है, ठीक है। ये टीला और सेती इसकी सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39, इसे समझते हैं। हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती में हैं और परिणाम स्वरूप मैदानी इलाकों में वृक्षाकार प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ अध्यारोपित होती हैं और आयताकार अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ नवीनतम सक्रिय होती हैं और गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं। हिमालय नदियाँ संतुलित परिच्छेदिका वाली पुरानी नदियाँ हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं इसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर मित्रों अगर हम बात करें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो हिमालय नदियाँ पूर्ववर्ती हैं और परिणाम स्वरूप मैदानी इलाकों में वृक्षाकार प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। तो हिमालय नदियाँ क्या हैं, पूर्ववर्ती हैं। तो पूर्ववर्ती और परिणामी हैं। पूर्ववर्ती हिमालय नदियाँ पूर्ववर्ती हैं और परिणामी स्वरूप, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, प्रायद्वीपीय नदियाँ अध्यारोपित होती हैं जिसके परिणाम स्वरूप जलीनुमा और अरीय आयताकार प्रतिरूप बनाती हैं, ये भी बात सही है। प्रायद्वीपीय नदियाँ नवीनतम और सक्रिय नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। और हिमालय वाली पुरानी है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर केवल 2 सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है, शांत समुद्र से दूरी, उच्चावच, पृथ्वी सतह पर वायुदाब, पवनों का वितरण, ऊपरी वायु परिसंचरण, पश्चिमी विक्षोभ। उपरोक्त में से कितने कारक भारतीय जलवायु का निर्धारण करते हैं। तो ये सभी कारक भारतीय जलवायु का निर्धारण करते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर और देखते हैं 41 क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अक्टूबर और नवंबर के महीने में निवर्तित मानसून के लिए जाने जाते हैं। ओके ये बात बिल्कुल सही है। मानसूनों के निवर्तन सबसे पहले पूर्वोत्तर भारत से होता है, ये बात सही नहीं है। सबसे पहले राजस्थान से होता है। निवर्तित दक्षिणी मानसून के बादलों से घिरे आसमान और तापमान में गिरावट आ जाती है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42, उसे समझते हैं। एल नीनो और ला लीना के संदर्भ में विचार कीजिए। एल नीनो एक जलवायु प्रतिरूप है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से शीतलन की स्थिति को दर्शाता है। ला लीना एक जलवायु प्रतिरूप है जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में असामान्य रूप से तापन की स्थिति को दर्शाता है। एल नीनो मोड की घटना की विशेषता सामान्य रूप से गर्म मध्य भूमध्य सागरीय रेखीय प्रशांत क्षेत्र हैं जिसके पश्चिम और पूर्वी दोनों असामान्य रूप से ठंडे क्षेत्र हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं एल नीनो जलवायु प्रतिरूप है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के सतही जल के असमान, ये बिल्कुल गलत है। शीतलन नहीं, गर्म हो जाता है। ला लीनो जलवायु प्रतिरूप से जो उष्णकटिबंधीय असामान्य रूप से तापमान, ये भी बात बिल्कुल गलत है। मोडिको घटना के विशेषता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो कथन 1 हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्या कह रहा है 43, इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देवदार एक अत्यधिक मूल्यवान स्थानिक प्रजाति है जो मुख्य रूप से हिमालय श्रेणी और पश्चिमी भाग में उगती है। हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर सघन वनस्पति आवरण है। अधिकांश उन्तांश पर काई और लाइकेन टुंड्रा वनस्पति का हिस्सा बनते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। 1, 2, 3 और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये तीनों कथन क्या हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं बात, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्या कह रहा है 44, तमिलनाडु तट दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है। ओके, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर कह रहा है तमिलनाडु के बारे में।
दूसरा क्या है, छोटा नागपुर में अरब सागर की मानसून की शाखा से वर्षा होती है। ये बात बिल्कुल सही है, छोटे नागपुर में अगर अरब सागर की मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। मानसूनी वर्षा काफ़ी हद तक उच्चावस्था स्थलाकृतियों को नियंत्रित करती है, ये भी सही है। और जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है तमिलनाडु से संबंधित, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तीनों बातें हमारी बिल्कुल सही हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्या कह रहा है 45, उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लैटराइट मृदा कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। ओके, लैटराइट मृदा कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इस मृदा में कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम की कमी होती है, जबकि आयरन ऑक्साइड और पोटास की अधिक। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्या कह रहा है 46, इसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक वानिकी का अर्थ ग्रामीण विकास में सहायता के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन और संरक्षण तथा बंजर भूमि पर वनीकरण करना है। कृषि वानिकी का अर्थ है अपशिष्ट भूमि का उपयोग और लाते हुए एक ही भूमि पर वृक्ष के कृषि फसलों को एक साथ लगाना है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, उपरोक्त में से ये दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्या कह रहा है 47, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सागौन, साल, शीशम, सेमुल, कटहल उपयुक्त प्रजातियों में कितनी आर्द्र पर्णपाती वन की है? केवल 2, 3 और 4 और सभी 5। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर कौन कौन से आर्द्र पर्णपाती वन हैं, तो आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो सागौन, साल, शीशम, ठीक है, सागौन, साल, शीशम और आपका सेमुल जो है वो आर्द्र पर्णपाती वन के रूप में जाना जाता है, जबकि कटहल नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48, उसे समझते हैं। ज्वार से मुक्त शांत तटीय क्षेत्र है। ओके, डेल्टा के निर्माण क्षेत्र में उथले समुद्र क्षेत्र का होना, नदी मार्ग पर कोई भी बड़ी झील नहीं होनी चाहिए। उपरोक्त में से कितनी डेल्टा के निर्माण के लिए अनुकूल है? तो डेल्टा के निर्माण के लिए ये तीनों बातें अनुकूलित होती हैं, यानी ऑप्शन सी ही हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। आम्र वर्षा केरल के तटीय कर्नाटक में आम बात है, ये बात बिल्कुल सही है। फूलों की वाली बौछार राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में नहीं। फूलों की बौछार के बारे में यदि हम बात करें तो वो राजस्थान में नहीं बल्कि केरल के आसपास में ही होती है। ठीक है, इसे केरल ही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो ए सही बी गलत, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। बेतरना मनासिक जिले में त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है। काली नदी बेलगाम जिले के निकलकर कारवार खाड़ी के नाम में अपना जल विसर्जित करती है। बेदती नदी का उद्गम स्थल हुबली धारवाड़ है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? 2, 1, 3 और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये तीनों कथन बिल्कुल क्या हैं, सही हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्या कह रहा है 51, उसे देखते हैं। ऑसरिक्स REX मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष यान द्वारा क्षुद्र ग्रह वेन्यू का स्पर्श किया जाने से प्राप्त धूल और कंकड़ के एकत्र नमूने पृथ्वी पर पहुंचाए गए हैं। अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की परिक्रमा की, इसके वायुमंडल और सतह की विशेषताओं का अध्ययन किया। यह मिशन ग्रह की प्रतिरक्षा का पहला परीक्षण था, जिसमें क्षुद्र ग्रह डिडीमोस के प्रक्षेप पथ को बदलने के लिए अंतरिक्ष यान का उपयोग शामिल था। चंद्रमा की मिट्टी की संरचना का अध्ययन करने के लिए प्रयोग का संचालन करते हुए एक लैंडर चंद्रमा की सफलतापूर्वक उतरा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही बात कर रहा है। क्या इस मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह वेन्यू को स्पर्श किए जाने से प्राप्त धूल
के और कंकड़ के एकत्र नमूने पृथ्वी पर पहुंचाए गए हैं। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। हाल ही में समाचारों में रहा R21 मैट्रिक्स M का संदर्भ करता है। जीनोम आक्रमण से मैट्रिक्स तकनीक, बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए टीका, चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के लिए प्रस्तावित मिशन हेतु स्थल, नवीन कोरोना वायरस नवीकरण वर्गीकरण योजना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। मलेरिया की रोकथाम के लिए एक टीका है R21 मैट्रिक्स M। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्या है? भारत में धोडोग्राम हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्रामीण के क्षेत्र में सूचीबद्ध किया गया है। धोडो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें धोडो गांव जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा, तो वो गोवा में नहीं गुजरात में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता जॉन फॉसे निम्नलिखित में से किस भाषा के में लिखते हैं? यूनोर्स्क, बॉक्कलम, फरोजी और डेनिश। तो ये जो हैं वो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में लिखते हैं? यूनोसर्क भाषा में लिखते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। नेक्स्ट क्या है? 55। टोटो लोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टोटो त्रिपुरा की एक आदिम और पिछड़ा जनजाति समूह है। टोटो लोगों को मंगोलाइड माना जाता है। टोटो समूह अपनी लिखित लिपि है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो टोटो से संबंधित अगर हम बात करें, टोटो त्रिपुरा की आदिम और पिछड़ी जनजाति है। तो टोटो के संदर्भ में यदि हम बात करें तो 2011-1 की जनगणना के अनुसार इनकी कुल जनसंख्या 2000 से कम है। ठीक है, और ये जो जनजाति है ये जनजाति त्रिपुरा में नहीं, कहाँ पे मिलती है? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, यानी ये चीज़ गलत हो जाएगी। बाकी ये दोनों बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्या कह रहा है 56, उसे समझते हैं। क्या है 56? भारतीय वायुसेना निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अशोक सिंह के साथ साथ हिमालय ईगल भी ध्वज का हिस्सा है। अशोक सिंह के साथ साथ हिमालय ईगल ध्वज का हिस्सा है। IAF का आदर्श वाक्य वायु पुराण से लिया गया है। इसमें कौन कौन सी बातें बिल्कुल सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो केवल एक ही बात बिल्कुल सही है। अशोक सिंह और के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते भी लिखा है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। और यदि हम वायु, ये जो IAF का आदर्श वाक्य कहा जा रहा है वायु पुराण से नहीं बल्कि भगवत गीता से लिया गया है। और इसका स्टेटमेंट क्या है? नभा स्पर्शम दीप्तम। क्या है? नभा स्पर्शम दीप्तम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। वैश्विक नवाचार सूचकांक निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक नवाचार सूचकांक ऑप्शन दिया जा रहा है यहाँ पे विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन बी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, सी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, डी संयुक्त राष्ट्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक दिया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। वियना कॉन्वेक्स 1961 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कन्वेंशन राजनयिक प्रतिरक्षा का सिद्धांत प्रदान करता है। भारत वियना कन्वेंशन का पक्षकार है, लेकिन अभी तक भारत ने इसका अनुमोदन नहीं किया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक और ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यह कन्वेंशन राजनयिक प्रतिरक्षा सिद्धांत पर कार्य करता है, बिल्कुल सही है। भारत वियना कन्वेंशन का पक्षकार है, लेकिन अभी भारत इसका अनुमोदन नहीं किया है। तो भारत इसका पक्षकार है और भारत ने इसका अनुमोदन भी कर लिया है 1972 में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। 1972 में हमने इसका अनुमोदन कर लिया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 2006
2006 में हुई थी। इसने मानवाधिकार पर पूर्व संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थान लिया था। इसमें कुल 15 सदस्य देश हैं शामिल हैं, जिनका निर्वाचन हर 2 वर्ष में होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर जो स्टेटमेंट दूसरा दिया गया है वो निहायत ही गलत है, क्योंकि इसके सदस्य देशों की संख्या 15 नहीं, कितनी है, 47 है, और हर वर्ष चुनाव होता है। कब? हर वर्ष। तो यहाँ पर पहला सही, दूसरा गलत, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60, उसे देखते हैं। क्या है? वर्ष 1973 में योम किप्पर युद्ध इजराइल निम्नलिखित में से किस देश के बीच लड़ा गया था? मिस्र, जॉर्डन, जॉर्डन इराक, इराक सीरिया, ठीक है, सीरिया और मिस्र। तो यहाँ पर ये बात करें, योम किप्पर युद्ध सीरिया और मिस्र के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। हाल ही में जन समाचारों में आया A23A और A76A क्या संदर्भित करता है? तो A23A संदर्भित करता है क्या? दुर्लभ खगोलीय परिघटनाएं, समुद्री जीवों की नई प्रजातियां, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या हिमशैल। तो ये क्या करती हैं? हिमशैल करती हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्या कह रहा है 62, उसे समझते हैं। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार और हमें भी बताइए। उर्वरक मोलिब्डेनम, जिंक और इसमें जैसे अति सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध होते हैं, उन्हें अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है। ये योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। प्रति एक निश्चित सब्सिडी दर तय की जाती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो उर्वरक मोलिब्डेनम, जिंक और इसके अतिरिक्त सूक्ष्म हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। योजना कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा की जाती है? नहीं, यह योजना उर्वरक और रासायनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। उर्वरक और रासायनिक मंत्रालय द्वारा कराई जाती है क्रियान्वयन। ये गलत, जबकि तीसरा हमारा सही, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। यह सभी हाइड्रोकार्बनों को शामिल करने वाली एक समान लाइसेंसिंग प्रणाली प्रदान करती है। ये बात बिल्कुल सही है। इस प्रणाली के अंतर्गत उथले जल क्षेत्रों से लेकर गहरे जल क्षेत्रों में, गहरे जल क्षेत्रों से लेकर अति गहरे जल क्षेत्रों तक रॉयल्टी दरें बढ़ाई जाएंगी। तो इस नई प्रणाली में अगर रॉयल्टी दरों के बारे में बात करें तो श्रेणीबद्ध प्रणाली शुरू की गई है, और इसके तहत उथले जल क्षेत्रों से लेकर गहरे जल क्षेत्रों तक, गहरे जल क्षेत्रों से लेकर अत्यधिक गहरे जल क्षेत्रों तक ये कम होती जाएगी, बढ़ेगी नहीं, ये कम होगी। तो ये स्टेटमेंट गलत, पहला सही, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्या कह रहा है 64, उसे समझते हैं। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। हल्दी अदरक परिवार की एक 12 शाकीय पादप है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है मित्रों? बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्या है 65, उसे समझते हैं। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया गया था। आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, यूनाइटेड नेशन नेटवर्क माइग्रेशन के द्वारा। तो ये जो शुरू किया गया था, ये किया गया था आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 66, इसे समझते हैं। इसे समझते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरली पठार हीरे की खनन के लिए प्रसिद्ध है। ये बात बिल्कुल गलत है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कांटांगा पठार तांबे और यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अर्जेंटीना स्थित पोर्टगोनोई पठार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए प्रसिद्ध है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो किम्बरली का पठार के बारे में बात करें, दक्षिण अफ्रीका के में नहीं, बल्कि ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट, ये बात गलत हो गई। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कटांगा पठार तांबे और यूरेनियम निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। तो यदि हम यहाँ पर बात करते हैं दूसरे कथन के बारे में, तो ये कटांगा का पठार जो कि लोकतांत्रिक गणराज्य
कांगो में स्थित है, कांगो में, कहाँ पर, कांगो में। नेक्स्ट ये भी गलत, अर्जेंटीना स्थित पेटगोनिया का पठार, तो ये अर्जेंटीना में नहीं, ये दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। कहाँ पर है, अर्जेंटीना एंड चिली में स्थित है, तो ये भी गलत, यानी ऑप्शन कोई सही नहीं, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। ये मध्य भारत में राजमहल पहाड़ियों से लेकर अरावली तक निवासरत हैं। संथाल, भील, गोंडा, मुंडा, उराव आदि जनजातियों इस समूह से संबंधित हैं। उनके बाल ऊनी न होकर मोटे और सीधे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये वही लोग थे जिन्होंने भूमध्य सागरीय जातियों के साथ मिलकर उष्णकटिबंधीय सभ्यता के विकास किया। इनके कंकाल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा उल्लिखित उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। उपरोक्त कथनों में किस मानव जाति की चर्चा की गई है? उपरोक्त में से किस मानव जाति की चर्चा की गई है? तो ये जो मानव जाति है ये है पेट्रो ऑस्ट्रेलॉइड। किसके हैं? पोट्रो ऑस्ट्रोलॉइड्स की चर्चा की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्या कह रहा है 68? इसे समझिए। माउंट एकांगुआ एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पश्चिमी यूरोप में स्थित है। माउंट केटू महान हिमालय में स्थित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कौन सा कथन सही अरे सॉरी, पहले ज़रा देखते हैं। माउंट एकांगुआ एंडीज पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पश्चिमी यूरोप में स्थित है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो हैं वो यूरोप में नहीं, वे ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। कहाँ पर हैं? ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। ठीक है। माउंट केटू के बारे में यदि हम बात करें तो माउंट केटू महान हिमालय में नहीं, बल्कि केटू महान हिमालय में स्थित नहीं, केटू माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, कराकोरम रेंज का हिस्सा है। तो ये महान हिमालय से अलग है, महान हिमालय में स्थित नहीं है, यानी दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, एक ही सही है। देखते हैं आगे क्या आ रहा है। उपरोक्त में से कितने सही हैं? केवल एक सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्या कह रहा है 69? इसे देखते हैं। ऑरनिको नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अमेजन नदी की मुख्य सहायक नदी है। इसका उद्गम पेरू में मौजूद टीटीकाका झील से होता है। यह वेनेजुएला में डेल्टा का निर्माण करती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो अमेजन नदी की मुख्य सहायक नदी है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये अमेरनिको अमेजन नदी की सहायक नदी नहीं है और दोनों अलग अलग नदियां हैं। और ये जो है अमेजोन एरनिको दक्षिणी अमेरिका की नदी है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले स्टेटमेंट पर। एरनिको इसका उद्गम पेरू और टीटीकाका झील में है, बिल्कुल गलत। ये पेरू और टीटीकाका झील में नहीं है, इसका उद्गम वेनेजुएला में है। कहाँ पर है? वेनेजुएला। नेक्स्ट क्या है? वेनेजुएला का डेल्टा का निर्माण करती है, वहाँ पर उद्गम हो रहा, तो डेल्टा का निर्माण क्यों करेगी? अटलांटिक वेनेजुएला में डेल्टा का निर्माण कर रही है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी केवल एक सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा देश तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? चिली, ब्राज़ील, अंगोला, गोबान। तो ये चिली है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्या कह रहा है 71? विश्व में स्थानीय पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिस्टर रोन घाटी से भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र तक प्रवाहित वाली एक तेज उत्तर और दक्षिण पश्चिमी पवन है। फोएहन उष्ण और शुष्क तेज पवन है जो समय समय पर आल्प्स और लेवार्ड ढलानों में वितरित अवतलित होती हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से ये दोनों कथन क्या है हमारे मित्रों? सही है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्या है? टेगा वायुम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार? यह 70 डिग्री अक्षांश से ऊपर आर्कटिक उपवृत्त में टुंड्रा के उत्तर में स्थित है। दो, टेगा वायुम में शंकुधारी वृक्ष सबसे प्रमुख प्रकार के वृक्ष हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है मित्रों? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से 70 डिग्री अक्षांश आर्कटिक वृत्त की जो ये बात की गई है ये बिल्कुल गलत है। ये 50 से 70 डिग्री के बीच में है, यानी पहला गलत। टेगा वायुम शंकुधारी वृक्ष हैं, ये बात बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्या कह रहा है 73, इसको समझते हैं। समुद्र की लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? सर्वाधिक लवणता तथा कथित 20 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य पाई जाती है। ओके। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बाष्पीकरण व्यापक होता है किंतु वर्षा न्यूनतम होती है। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्या कह रहा है 74, प्रवाल व्यंजन के संदर्भ में विचार करना है। महासागर वायुमंडल में निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड में अवशोषित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जल का पीएच मान कम हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। प्रवाल व्यंजन का अर्थ हमेशा प्रवाल भित्तियों की मृत्यु होता है, नहीं, हमेशा प्रवाल भित्तियों की मृत्यु नहीं होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। कथन 1 2 दोनों सही, नहीं। कथन 1 2 दोनों सही, नहीं। कथन 1 सही 2 गलत, ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्या कह रहा है 75, जरा उसे देखते हैं। निम्नलिखित में विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहां बड़ी बिल्ली की 4 प्रजातियां अर्थात बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और क्लाउडेड तेंदुआ पाया जाता है? ऑप्शन ए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी डिब्रू सुखोबा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात करें, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ही एक ऐसा उद्यान है जहां तेंदुए की, बाघ की या बिल्ली की, बड़ी बिल्ली की 4 प्रजातियां हैं। ठीक है, और 1983 से इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्या है 76, उसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है तो इसे तुषार कहा जाता है। ओके, ठंडी सतहों पर ओस तब बनती है जब ओसांग जमाव बिंदु से नीचे होता है। तो मित्रों, ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इनका निर्माण इस प्रकार नहीं होता जैसा ये बताया गया है। इनका निर्माण की अगर हम बात करें, इनका निर्माण में आकाश साफ होना चाहिए। ठीक है, ठोस वस्तु पत्थर, घास और पौधे पत्तुओं पर होता है। ठीक है, ये ठंडी सतहों पर बूंदों के रूप में जम जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 77। अपसौर की स्थिति तब बनती है जब जुलाई के पहले सप्ताह में पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट हो। अपसौर। ओके, उपसौर की स्थिति तब बनती है जनवरी के तीसरे माह में जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपसौर और अपसौर के बारे में, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिए गए हैं, यानी दोनों के दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, अपसौर सर्वाधिक पास होती है पृथ्वी, ठीक है, और उपसौर में सर्वाधिक पास होती है और अपसौर में सर्वाधिक दूर होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। जब असमान तापमान वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो गर्म से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है और यह घटना वायुमंडल के निचली परत को गर्म करने की महत्वपूर्ण है। उपरोक्त प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस घटना को दर्शाती है? तो उपरोक्त प्रक्रिया निम्न में से किस घटना को? चालन, संवहन, अभिवहन और अभिविकरण। तो ये दर्शाती है किसे? कंडक्शन को, यानी चालन को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 79? उसे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। करिए विचार। देशांतर, उत्तुंगता, समुद्र से दूरी, वायु संहिता, महासागरीय धाराएं, उपरोक्त में से कितने कारक पृथ्वी पर तापमान के वितरण को नियंत्रित करने की भूमिका निभाते हैं? 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने कारक निभाते हैं, तो ये 4 कारक निभाएंगे। और वो 4 कारक कौन होंगे? उत्तुंगता होगी, ठीक है, महासागरीय धाराएं होंगी, वायु संहिता होगी, ठीक है, और आपकी समुद्र से दूरी। ठीक है, तो ये आपकी
पृथ्वी में तापमान के वितरण को विस्तृत करते हैं। ऑप्शन 4 सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सर्दियों की रातें लंबी होती हैं, साफ आसमान, शांत वायु, तापमान वितरण के उपरोक्त में कितनी आदर्श स्थितियां हैं? तो यहाँ पर आदर्श स्थितियां ये सभी की सभी हैं, तीनों आदर्श स्थितियां हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। वायु वाताग्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाताग्र सामान्यतः भूमध्य रेखा के पास निचले अक्षांशों में बनते हैं। यह तापमान और दाब में तीव्र उतार चढ़ाव की विशेषता रखते हैं। यदि कोई वायु राशि पूरी तरह भूमि से सतह के ऊपर उठ जाती है तो इसे अधिविष्ट वाताग्र कहा जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? 1, 2, 3 और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, उपरोक्त में से 2 कथन बिल्कुल सही होंगे और वो 2 कथन जो हैं वो आपके पहला कथन तो गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। भयानक तड़ित झंझा कभी कभी वायु आक्रामक रूप से हाथी के सूंड की तरह सर्पिल अवरोहण करती है कि इसमें केंद्र में अत्यंत कम वायुदाब होता है। यह व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होती है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो इस परिघटना के बारे में यदि हम बात करें तो इसे टॉर्नेडो कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्नेडो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्या है 83? इसे समझते हैं। क्षोभ मंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है। प्रवाल संवहन धाराओं द्वारा ऊष्मा को काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर ये दोनों कथन क्या है हमारे? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। वातावरण मुख्यतः गर्म होता है। हिम शिखरों में से परावर्तन, दीर्घ तरंगों, स्थलीय विकिरण, प्रकीर्ण उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वातावरण मुख्यतः गर्म होता है दीर्घ तरंग और स्थलीय विकिरण के कारण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। एक सपाट ठीक है, यह एक सपाट शीर्ष वाला समुद्री पर्वत है। यह चरणबद्ध रूप से क्रमबद्ध अवतलन के समतल शीर्ष वाले जलमग्न पर्वत बनने की साक्ष्य देता है। निम्नलिखित से महासागरीय नितल के किस उच्चावच की विशेषता बताई जा रही है? तो यहाँ पर देखें, मध्य महासागरीय कटक, गयोट, एंटोल और कंदरा। तो ये बताया जा रहा है किसके बारे में? गियोट के बारे में। किसके बारे में मित्रों? गियोट के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अगोलहास धारा, बेंगोलहास धारा, हम्बोल्ट धारा, लेब्राडोर धारा, कितनी धाराएं यहाँ पर गर्म हैं? तो यहाँ पर अगर हम गर्म धाराओं के बारे में बात करें तो एक ही धारा यहाँ पर गर्म है और उस गर्म धारा का नाम है अगोलहास की धारा। बाकी ये सारी धाराएं ठंडी हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 87? उसे देखते हैं। समुद्र में वह विशिष्ट क्षेत्र जहां लवणता तेजी से बढ़ती है कहलाता है हेलोक्लाइन, थर्मोक्लाइन, आइसोक्लाइन या एंटीक्लाइन। तो ये कहलाता है आपका क्या? हेलोक्लाइन, जहां पर लवणता बढ़ती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्या है 88? इसे समझते हैं। ये मेघ अक्सर उष्ण वाताग्र सीमाओं पर निर्मित होते हैं, जहां उष्ण आर्द्र वायु शीतल वायु के ऊपर अधिरोपित होती है। यह परिघटना मेघों के उत्पन्न करती हैं क्योंकि आर्द्र वायु पूरे वाताग्र पर शीतल हो जाती है। इन मेघों की उपस्थिति का अर्थ आमतौर पर मेघ आच्छादित शीतल दिन होता है। यदि इन मेघों से वर्षा होती है तो आमतौर पर बूंदाबांदी या हल्की बर्फ के रूप में होती है। उपरोक्त परिच्छेद में किस मेघ की चर्चा की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पश्चाम मेघ, कापासी मेघ, स्तरीय मेघ या कापासी मध्य मेघ। तो ये जो चर्चा की गई है ये की गई है आपकी कापासी स्तरीय मेघ के बारे में।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्या है, मैंग्रोव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अत्यधिक प्रतिकूल वातावरण जैसे उच्च लवणता और कम ऑक्सीजन की स्थिति में जीवित रह सकते हैं। मैंग्रोव रेगिस्तानी पौधों की तरह मोटी रसीली पत्तियों में ताज़ा जल संग्रहण करते हैं। इनकी विशेष जड़ें होती हैं जिन्हें श्वसन जड़ें या न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो तीनों कथन कहे गए हैं मित्रों, ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 90? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गीजराइट, श्रृंग प्रस्तर, बालुकमा, कास्म सेल उपरोक्त में से कितनी यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी सेल हैं? 1, 2 और 3 और 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इनमें से कौन कौन सी अवसादी सेल हैं, तो यहाँ पर अवसादी सेल के बारे में यदि हम बात करें तो बालकॉस्म अवसादी सेल है, ठीक है, और आपका चूना पत्थर सेल अवसादी सेल है। तो ये दोनों ही आपकी अवसादी सेल हैं, ये दोनों नहीं हैं, यानी ऑप्शन बी हमारी सही हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्या है 91? इसे समझते हैं। गर्भ चिकित्सीय समापन MTP के इस अधिनियम 2021 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार और हमें भी बताइए। यह अधिनियम केवल विवाहित महिलाओं को शामिल करता है और अविवाहित महिलाओं के गर्भ के समापन करने से रोकता है। ओके। कानून तहत भ्रूण असमानताओं के मामले में गर्भधारण को 24 सप्ताह के बाद भी गर्भ के समापन किया जा सकता है। तो मित्रों ये तो सही है, जबकि ये गलत है, क्योंकि ये दोनों के लिए है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्या है 92? उसे समझते हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के नियंत्रण में आता है? तो ये आता होगा ए रासायनिक उर्वरक मंत्रालय, बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सी आपका क्या है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और डी वाणिज्य मामलों के मंत्रालय। तो राष्ट्रीय औषधि मूल्यांकन आता है रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। क्या कह रहा है 93? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। PM25 से 2.5 से 10 कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन उपरोक्त में से कितने प्रदूषक विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के अंतर्गत आते हैं? तो वैश्विक के अंतर्गत आने वाले प्रदूषण की अगर हम बात करें तो 2.5 से 10 तक ये आता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आता है। इसके बाद अगर हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड, ये आता है, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन और बेंजीन है, ये नहीं आते हैं। तो कितने आते हैं? केवल 3 आते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्या है 94? उसे देखते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? यह पुरस्कार इंडोनेशिया देश द्वारा उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने एशिया में जनसेवा के क्षेत्र में साधारण कार्य किया हो। तो ये बात तो बिल्कुल कुछ हद तक तो सही है, एशिया के लोगों को दिया जाता है, लेकिन जिस देश के बारे में ये कहा गया है उसके द्वारा दिया जाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि यह फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है, न कि इंडोनेशिया। दूसरा, इसकी स्थापना 1991 में की गई थी, नहीं, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी, ये भी गलत है। तो कौन सा कथन सही है? एक भी सही नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। क्या है 95? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुलिक्कली एक लोक कला के रूप में उपस्थित स्वरूप है जिसका आयोजन पोंगल उत्सव के दौरान किया जाता है। मोदियट्टू केरल का पारंपरिक रंगमंच व नृत्य नाटिका है जो कि यूनेस्को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से पुलिक्कल लोक कला के रूप में आयोजन किया जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। पुलिक्कल जो है मलयालम पुली का अर्थ है तेंदुआ और बाघ, कल्ली का अर्थ है खेल। पुलिक्कल बाघ नृत्य है, केरल की लोक कला का स्वरूप है। ओणम के दौरान इसको कहा जाता है पोंगल उत्सव, नहीं ओणम, ठीक है। और ये कहाँ पर होगा? केरल में। तो ये चीज़ तो गलत हो गई। मोदियट्टू केरल की पारंपरिक रंगमंच है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
96 पर क्या है, जापानी मस्तिष्क शोध संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनीफ्लीज मच्छर के काटने के कारण होता है। रोग के टीकाकरण भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण के कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। यह एक जीवाणु संक्रमण है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल सभी 3 और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें एनाफिलीज मच्छर के काटने के कारण होता है, ये निहायत ही गलत है। ये एनाफिलीज मच्छर के काटने से नहीं होता है, बल्कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 था। तो मित्रों 96 में एनाफिलीज मच्छर के काटने के कारण नहीं होता है। भारत में एक्यूट एनाफिलाइटिस सिंड्रोम का प्रमुख कारण है इसका, जापानी एनाफिलाइटिस का, और मच्छरों काटने से ये मनुष्यों में नहीं फैलता। यह रोग क्यूलेक्स प्रजाति के एक संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है, न कि एनाफिलीज मच्छर के। रोगी के लिए टीकाकरण भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण है, ये बात बिल्कुल सही है। एक जीवाणु संक्रमण है, ये बात भी गलत है, जीवाणु संक्रमण नहीं है। ठीक है, जीवाणु संक्रमण नहीं है। मस्तिष्क सूजन पैदा कर देता है, तो कौन सा कथन सही है, केवल एक कथन सही है, यानी 96 का क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। क्या है, हाल ही में समाचारों में संदर्भित रहा स्टॉर्म 0558 संदर्भित करता है हैकिंग समूह, एक नए खोजे गए परिग्रह को, एक सैन्य अभियान को, नवीन मौसमी परिघटना को। तो ये जो करता है, ये करता है हैकिंग समूह को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। क्या कह रहा है 98, उसे देखते हैं। एंटी डोपिंग शुल्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए विचार और हमें भी बताइए। यह निर्यातक देशों के उत्पादकों को दी जाने वाली सहायकी और भरपाई के लिए आयातित वस्तुओं पर लगाए गए टैरिफ हैं। 2, वाणिज्य विभाग एंटी डोपिंग शुल्क की सिफारिश करता है और वित्त मंत्रालय इस तरह के शुल्कों को उद्ग्रहित करता है। सी, विश्व व्यापार संगठन समझौते के तहत एंटी डोपिंग शुल्क उद्ग्रहण निषिद्ध है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो उपरोक्त में से अगर हम बात करें कौन कौन से कथन सही होंगे, तो मित्रों यह निर्यातक देशों के उत्पादों को दी जाने वाली सहायकी भरपाई पर आयातित, ये बात बिल्कुल गलत है। एंटी डोपिंग शुल्क की सिफारिश वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है, ये बात सही है। समझौते में एंटी डोपिंग उद्ग्रहण निषिद्ध है, ये भी बात गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? एक ऑप्शन हमारे यहाँ सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। क्या कह रहा है 99, उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विश्व बैंक में लॉजिस्टिक फार्मेसी इंडेक्स का एक मापदंड नहीं है। तो लॉजिस्टिक कौन सा मापदंड नहीं? आधारभूत संरचना, ये मापदंड है। शिपमेंट सुलभ, ये भी मापदंड है। प्रेषित वस्तु की ट्रैकिंग अनुरेखण, ये भी मापदंड है। मुद्रा विनिमय, ये मापदंड नहीं है, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 100, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत हाल ही में किसका सदस्य बना है? OIML की स्थापना 55 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय वजन या माप के प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही है, यही बताना है। तो भारत हाल ही में इसका सदस्य बना, नहीं, भारत इसका सदस्य 1956 में बन गया था, यानी ये स्टेटमेंट तो पूर्णतः गलत हो गया। 1955 में स्थापना, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी 2 बातें सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। तो मित्रों आज इस तरह हम लोगों ने दृष्टि IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 17 सॉल्व किया है, और इसके साथ ही हम लोग शीघ्र ही करंट में होने वाली घटनाओं के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल को जुड़िए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अपने आने वाले एग्ज़ाम में भरपूर तैयारी करके जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।